नमस्ते, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम फिर लौटे हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जो कि क्लास 10th का था, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। उसमें हमने कुछ पार्ट देख लिया था। आज बाकी का बचा हुआ पार्ट हम देखेंगे। तो आज का पार्ट शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारा हर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कल हमने देखा था कि रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स के टाइप हमने देख लिए थे। उसके साथ साथ हमने ये देखा था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, फिर रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है, रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है। उसके साथ साथ एजेंडा 21 देख लिया था, रियो डी जेनेरियो देख लिया था। आज हम देखेंगे कि लैंड एज अ रिसोर्स, मतलब कि लैंड जो है, हम जिस लैंड पे रहते हैं, जिसे हम ज़मीन बोलते हैं, उस वो कैसे रिसोर्स में आती है। तो जो ज़मीन है हम जिसे यूज़ करते हैं, हम रहने के लिए यूज़ करते हैं, उसे हम कल्टीवेशंस के लिए यूज़ करते हैं और बहुत सारे कामों के लिए हम उसे यूज़ करते हैं। तो लैंड रिसोर्स में ये रहता है कि हम सिर्फ लैंड पे कोई एक ही एक्टिविटी नहीं करते, हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। हम उस पर खेती करते हैं, उसके साथ साथ उस पर चलना भी हमारा लैंड पे ही रहता है। गाड़ियाँ हम अगर टेस्ट कर रहे हैं, हमने कोई व्हीकल न्यू बनाया है या मार्केट में कोई नया व्हीकल आया है, तो उसका भी जो टेस्टिंग होगा वो कहाँ पर होगा, किसी भी लैंड के एक एरिया में होगा। तो लैंड हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है और एक तरह से वो भी नेचुरल गिफ्ट है हमारे लिए। तो आज के टाइम में हम लैंड बहुत सारे कामों के लिए यूज़ कर रहे हैं। उसके साथ साथ लैंड का कुछ ऐसा हिस्सा भी है जो कि काम में नहीं आता। लैंड का जो यूटिलाइजेशन है वो भी बहुत अलग अलग तरीके से होता है। मतलब कि लैंड यूटिलाइजेशन मतलब कि हम लैंड का किस तरह से यूज़ कर रहे हैं वो भी बहुत अलग अलग तरीके से होता है। उसके साथ साथ कि लैंड जितना भी है हमारा, हम उसे किस किस तरह में पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। बहुत सारे पार्ट्स में लैंड का डिवाइडेशन होता है। जैसे कि कुछ लैंड होती है जो कि काम की नहीं होती, जो उस लैंड को हम एग्रीकल्चर के लिए यूज़ नहीं कर सकते, जिसे हम बंजर ज़मीन कहते हैं या बैरन लैंड कहते हैं। उसके साथ साथ कुछ ऐसी ज़मीन होती है या ऐसी लैंड होती है जहाँ पर हम ये देखते हैं कि कहीं पर हम कल्टीवेशन कर रहे हैं, मतलब खेती कर रहे हैं, तो वो क्या होगी, हमारी उपजाऊ ज़मीन होती है। उसी के साथ साथ कुछ लैंड ऐसी होती है जहाँ पर लोगों ने मतलब एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया ही नहीं है 5 साल से ज़्यादा, तो वो पड़े पड़े ही ख़राब हो जाती है। मतलब उस पर फिर आगे कोई एग्रीकल्चर नहीं किया जा सकता। उसके साथ साथ कुछ लैंड ऐसी भी होती है जिसमें लोगों ने मतलब उसे कुछ बहुत ज़्यादा बैरन कर दिया, ओवर ग्रेजिंग होती है। ओवर ग्रेजिंग मतलब जो भी हम जानवरों को चराते हैं या एक हद से ज़्यादा चरा दिया जाए तो उसकी जो फर्टिलिटी होती है वो ख़राब हो जाती है। तो ऐसी लैंड का मतलब ये होता है कि हम उसे भले ही एग्रीकल्चर के लिए यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन साथ साथ हम उसे इंडस्ट्रियल एरिया के लिए यूज़ कर सकते हैं। आज का टाइम फिर भी बहुत ज़्यादा अवेयर है, लेकिन अगर पहले की बात करें तो क्या होता था कि जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड होती थी उसमें बहुत से लोगों ने वहाँ पर भी इंडस्ट्रीज़ डाल के उसे बंजर कर दिया और साथ साथ उस लैंड को वेस्ट कर दिया। तो लैंड का यूटिलाइजेशन तो देख लिया। लैंड कंजर्वेशन भी यही होता है कि हम कितने अच्छे से उसे यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि माइनिंग है, माइनिंग अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पर डिग्रेडेशन की बात आती है पहले तो कंजर्वेशन से। तो माइनिंग की अगर हम बात करें तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि जब माइनिंग करते हैं तो माइनिंग के बाद ये होता है कि उसे ऐसा का ऐसा ही छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पर पाइपलाइंस डल रही है, तो पाइपलाइन डलने के बाद उसे वापस ठीक नहीं किया जाता, उसे वैसा का वैसे ही छोड़ दिया जाता है। तो जब उसे बहुत ज़्यादा माइनिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है माइनिंग के साथ साथ, तो उसे बहुत ज़्यादा अंदर तक डीप जो माइनिंग होती है वो की जाती है, जिसके कारण उसमें बहुत सारे पार्ट्स में बोल सकते हैं कि कुछ निशान रह जाते हैं, जिसके कारण वो लैंड ख़राब हो जाती है। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं तो उससे क्या होगा कि हर जगह मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा जो बंजर हो चुकी है ज़मीन को उसे तो ठीक नहीं कर सकते, लेकिन बाकी की जो ज़मीन है उसे फर्टाइल बनाए रख सकते हैं, जिसके कारण हम लैंड का प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। उसी की तरह ओवर ग्रेजिंग का हम कम कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक ही एक जगह पर हम ज़्यादा जानवरों को चराएंगे तो वो ज़मीन भी बंजर हो जाएगी। ग्रेजिंग अच्छी होती है लेकिन ज़्यादा ग्रेजिंग भी ख़राब होती है। तो ऐसा नहीं है कि हम एक ही एक जगह पर ग्रेजिंग करवा रहे हैं, बाकी दूसरी जगहों पर भी ग्रेजिंग करवानी ज़रूरी है। तो ओवर ग्रेजिंग को हम स्टॉप कर सकते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं कि सॉइल कैसे रिसोर्स में काम आती है और सॉइल कंजर्वेशन कैसे होता है और सॉइल इरोजन क्या होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि सॉइल एज अ रिसोर्स क्या होता है। तो जैसे सॉइल एज अ रिसोर्स मतलब कि सॉइल को भी एक रिसोर्स की तरह माना जाता है,
क्योंकि सॉइल में ही सारा एग्रीकल्चर आता है, सॉइल में ही हम सब खेती वगैरह सब करते हैं। उसके साथ साथ सॉइल जो होती है वो कुछ लेयर्स में डिवाइड होती है, जिसमें पहली लेयर पे आती है टॉप सॉइल, सेकेंड लेयर जो होती है वो उसकी सैंड और क्ले से बनी हुई होती है, थर्ड जो होती है वो मॉल्टेन लावा और रॉक से बनी हुई होती है, और जो लास्ट वाली जो लेयर होती है फोर्थ लेयर वो कुछ मतलब बेड रॉक्स या सेडिमेंट बेड रॉक्स की बात करें, मतलब जो अनइवन शेप के बड़े पत्थर जो होते हैं उनसे उसकी फोर्थ लेयर कंप्लीट होती है। उसके साथ साथ कुछ सॉइल के क्लासिफिकेशन होते हैं, सॉइल के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि एल्यूवियल सॉइल हो गया, ब्लैक सॉइल हो गया, रेड एंड येलो सॉइल हो गया, लैटराइट सॉइल हो गया। जिसमें अब हम पहले बात करते हैं एल्यूवियल सॉइल की। तो एल्यूवियल सॉइल जो होती है उसमें दो तरह की होती है, खादर और बांगर। खादर जो होती है वो न्यू एल्यूवियल सॉइल होती है और जो बांगर होती है वो ओल्ड एल्यूवियल सॉइल होती है। एल्यूवियल सॉइल मेनली क्लेई सॉइल होती है, मतलब कि मोस्ट क्ले सॉइल होती है, जो कि ज़्यादा राजस्थान और गुजरात वाले एरिया में मिलती है हमारे इंडिया में। उसके साथ साथ अगली जो सॉइल आती है वो रहती है अपनी, पहली बात तो ये कि जो एल्यूवियल सॉइल होती है वो जो शुगर कैन और पैडी की जो क्रॉप्स होती है वो सारी उगाने में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। उसके बाद अब जो हमारी दूसरी क्रॉप आती है वो आती है ब्लैक सॉइल, सॉरी दूसरी सॉइल जो आती है वो आती है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल जो होती है वो हमारी किस में यूज़ आती है, कॉटन वगैरह उगाने में यूज़ आती है। कॉटन की जो मतलब खेती होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा बेटर होती है। मैक्सिमम जो ब्लैक सॉइल होती है वो कहाँ कहाँ मिलती है, एक महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि जो ब्लैक सॉइल होती है वो ब्लैक सॉइल मतलब कि जो पानी को होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है ब्लैक सॉइल की वो सबसे अच्छी होती है। इसीलिए हमारे यहाँ जो मध्य प्रदेश क्षेत्र है उसमें ब्लैक सॉइल और वीट वगैरह जैसी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा अच्छी उगती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो रेड और येलो सॉइल में मैक्सिमम जो क्लेई सैंड जो होती है उससे बनी हुई होती है, और जो रेड और येलो सॉइल होती है वो छत्तीसगढ़ और उसके साथ साथ उड़ीसा में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। फिर हम अगली बात करते हैं लैटराइट सॉइल की। तो लैटराइट सॉइल जो होती है उसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, ह्यूमस बहुत ज़्यादा होती है। मैक्सिममली ये ज़्यादातर जंगल के जो एरिया होते हैं, जितने भी जंगल होते हैं उनमें पाई जाती है। उसके अलावा जो नॉर्मली ये सॉइल बहुत कम मिली जाती है, मतलब जो मिलती है बहुत कम मिलती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सॉइल इरोजन क्या होता है। सॉइल इरोजन जैसा कि हमने अभी लैंड में देखा ही था, सॉइल इरोजन मतलब कि जब माइनिंग ज़्यादा होती है तो उसके बाद जब जो लैंड माइंस लगाए जाते हैं, जो बॉम्ब्स वगैरह लगाए जाते हैं कुछ लोगों के लिए, और उसके बाद जब ज़्यादा जो अपना फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो अगर ज़्यादा उनका छिड़काव होता है तो उससे क्या होता है कि जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो ख़राब हो जाती है। उसके साथ साथ जब जानवरों की ज़्यादा ग्रेजिंग की जाती है एक ही एक जगह पर तो वहाँ की जो सॉइल होती है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है, इसे कहा जाता है सॉइल इरोजन। उसके बाद जो बात आती है वो होती है जो हमारा लास्ट टॉपिक है, सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन का भी वही एक तरीका है कि ज़्यादा ग्रेजिंग ना की जाए, माइनिंग ना की जाए। अगर माइनिंग की जा रही है तो उसे अच्छे से वापस से मतलब ठीक किया जाए, और उसके बाद सॉइल को बार बार ऊपर नीचे किया जाए जिससे कि उसकी फर्टिलिटी बनी रहे। और साथ ही साथ जब ग्रेजिंग हम कर रहे हैं तो उसमें ओवर ग्रेजिंग ना हो, एक ही जगह पर हम ज़्यादा जानवरों को ना चराएं। अब बात आती है कि हमने जो पूरा चैप्टर देखा है उसमें बहुत सारी है, जैसे कि हमारा जो लैंड का जो रिसोर्स था उसमें जब हमने लैंड यूटिलाइजेशन देखा तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं लैंड यूटिलाइजेशन के भी, लेकिन बात यही है कि जो टाइप्स है उनको भी उसी चीज़ में डिवाइड किया है कि कुछ जो लैंड होती है उनको हमने जो ज़मीन उपजाऊ है, फर्टाइल है या बैरन लैंड है उनमें डिवाइड किया है। तो मैंने इतना डीप में नहीं बताया, आपकी बुक्स में होगा वो बहुत अच्छे से दिया हुआ है, फैलो लैंड, फैलन लैंड, इन सभी का। तो वो आप पढ़िएगा। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर नहीं आएगा तो मैं आपके बिल्कुल डाउट क्लियर करूँगा। उसके साथ साथ और भी बहुत सारा आपकी बुक में बिल्कुल चैप्टर को रीड करें। मैंने सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात की है, ज़्यादा इधर उधर नहीं। सोशल साइंस जो सब्जेक्ट है उसको अगर ज़्यादा डीप में घुसकर भी पढ़ोगे ना तो रट्टा मारने के अलावा कोई वो ऑप्शन नहीं बचेगा। इससे बेटर है पॉइंट टू पॉइंट समझो। मैंने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बताया है, पॉइंट टू पॉइंट समझोगे ना तो ईजी भी रहेगा और याद रखने में भी आसानी रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ साथ जो बेल आइकन है उसे भी दबाओ ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमारा कोई भी लेक्चर मिस ना करो। तो आज के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। यहाँ पर हमारा जोग्राफ़ी का जो पार्ट है वो भी ख़त्म होता है। और एक लास्ट बात, हम लोग बहुत जल्द एक साइंस पे
नया टॉपिक लेकर आएंगे जो साइंस से रिलेटेड होगा। तो हमारे चैनल पे बने रहिएगा ताकि आपसे वो मिस ना हो। एक बिल्कुल इजी वे में साइंस का लेकर आएंगे जिसमें पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे फिर से, और बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन जिससे कि आपको याद रखने में भी आसानी रहेगी। आसानी रहेगी मतलब जैसा कि हमारा चैनल का नाम है सर्च स्टडीज़, वैसा ही एक इजी वे, सर्च का मतलब होता है इजी वे। तो स्टे ट्यून एंड गेट नोटिफाइड।